हेलो फ्रेंड्स। नीट फिजिक्स में आप सभी का विपिन सर की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज से हम नीट या JEE फिजिक्स के लिए जो क्रैश कोर्स है उसका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो में लगता है कि कुछ नया और अच्छा सिखाने का मैंने प्रयास किया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आगे के जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और ध्यान रहे ये हमारा जो कंटेंट है वो किसी का कॉपी नहीं है। एक कंटेंट मैंने अपनी स्वयं की मेहनत के द्वारा तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th फिजिक्स से। क्लास 11th फिजिक्स का नीट या JEE फिजिक्स के लिए जो पहला चैप्टर हमने लिया है वो है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट्स में आप देखेंगे इसे हिंदी में कहते हैं मापन एवं मात्रक। यहाँ पर जो मैंने पहला टॉपिक लिया है वो बेसिक लिया है। क्वेश्चन पहला है, सूर्य से अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। इस दूरी को पार्सेक में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 9.46 10⁻15 मीटर। तो यहाँ पर हम एक पार्सेक बराबर लिखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष, क्योंकि एक पार्सेक की वैल्यू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि LY। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सूर्य से अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी। तो यहाँ पर जो आपका 4.3 है ना, जो प्रकाश वर्ष दिया है वो 4.3 में हम डिवाइड कर देंगे 3.26 से। तो इस तरह से ये पार्सेक बन जाएगा। और यहाँ पर हम पॉइंट से पॉइंट गायब करेंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, है ना। और इस तरह से यहाँ डिवाइड करने पर 430 को 326 से डिवाइड करने पर 1.319 ये आपका पार्सेक प्राप्त हो जाएगा आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है स्मॉल g का मान। स्मॉल g का मान जो है ना वो 35.28 है। इसकी इकाई है किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे यदि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे। तो हमारे लिए गिवन दैट क्या है, g इक्वल 35.28 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसके लिए सीधा फार्मूला है कि आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे वो किलोमीटर मीटर में आ जाएगा, और नीचे जो मीटर है उसको मतलब जो मिनट है, सॉरी किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है, सॉरी। तो जो मिनट स्क्वायर है ना, इसको सेकंड स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 मल्टीप्लाई टू 60। ओके, इस तरह से इकाई बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा और ये 6 मल्टीप्लाई टू 6 36 हो जाएगा। 36 का यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने के पहले आपको इसका गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 352.8।
और 36 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है। ओके, क्वेश्चन अगला है, एक चाप के केंद्र पर अंतरित कोण 20 अंश है, इसे रेडियन में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हमको नॉलेज होना चाहिए, ये मैंने लिखा है आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज कि आप कैसे करोगे इसे। ओके, देखिए आप दिख रहा होगा आपको 180 जो डिग्री है उसका वैल्यू पाई रेडियन होता है, और पाई रेडियन का जो वैल्यू है वो होता है 3.14 रेडियन। ओके, ऐसे ही यहाँ पर यदि हमको 1 डिग्री का निकालना है तो कैसे करेंगे, तो 1 डिग्री का निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3.14 में 180 का भाग लगाना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, थीटा इक्वल 20 अंश। अब 20 अंश में हम पहले सबसे पहले 60 का भाग लगाएंगे। 60 का जैसे भाग लगाएंगे ना तो ए क्या बन जाएगा, अभी डबल अंश है, सिंगल अंश बन जाएगा, और फिर इसके बाद 60 का और भाग लगाएंगे तो इससे डिग्री बन जाएगा। अब डायरेक्टली इसको 3600 से भाग लगा के बना सकते हैं डिग्री में। ओके, तो यहाँ पर एक डैश लगाए तो 60 का भाग लगाएंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। और यदि डबल डैश लगाए तो आप 3600 का भाग लगाइए, तो 0 से 0 कट जाएगा। ओके, और इस तरह से यहाँ पर या डायरेक्ट आप 20 से 60 काट सकते हैं, 3 जाएगा तो 1/180 जाएगा। अब 1/180 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सिस्टम लगाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। 1000 ऊपर गुणा करेंगे और 10 की पावर -3 कर देंगे। बात समझना आप। यहाँ पर एक कैसे आया, यहाँ पर ये ऐसे आया कि आप देखिए ए है, अगर हम इसको इसकी बात करें और इसकी बात करें, ए देखो 1000 है, इसको खोलें ये बटे में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 180 में 1000 का भाग लगा दिया, 1000 गुणा कर दिया, और जो गुणा करेंगे उसका 10 की पावर -3 बन जाएगा। इस तरह से ये कट गया, और कटने पर 5.55 10 की पावर -3 बन गया। ओके, अभी डिग्री में आ गया। अब इसी में हमने गुणा कर दिया 3.14/180 का रेडियन का, तो इस तरह से 9.68 आ गया। इसको आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए एक विधि और है सिंपल करने की। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 1/80 डिग्री। ओके, और जैसे 1/80 डिग्री आ गया है, ये 1/180 डिग्री, इसको हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। कैसे, 3.14/180 से, तो भी ये अपना डायरेक्ट निकल सकता है ना। इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके, 3.14 तो अगर इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा,
3.14 ऊपर रहने दीजिए और नीचे कर लीजिए आप कितना 32,400। ओके, अब ये हटाएंगे ना तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो इस तरह से 314/324। ओके, यहाँ पर अगर इनको ऊपर भेजते हैं 2 जीरो तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। असंख्य चूंकि छोटी है तो इसका एक काम करते हैं, 10 से गुणा 10 का भाग कर देते हैं। यहाँ 10 से गुणा किया और 10 का भाग लगाया तो -5 हो जाएगा ये। अब इसमें आप 3140 में यदि आप भाग लगाते हैं 324 का तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 9.69 इंटू 10⁻⁻5। अब देखिए इनने क्या निकाला था और हमने क्या निकाला, ये रेडियन हो गया। देखिए 9.68 है कि नहीं है, और मेरा तो बल्कि और एक्यूरेट आ रहा है 9.69 है ना, 9.69। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने घुमा फिरा के किया है, मैंने इसको पहले घुमा फिरा के किया था, सॉरी। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इससे। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। सूर्य का कोणीय व्यास, जो सूर्य का कोणीय व्यास है वो 32 अंश है तथा पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.5 10⁻11 मीटर है। तो यहाँ सूर्य का व्यास ज्ञात करना है अपने को। अब जब आप सूर्य का व्यास ज्ञात करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। वो डायग्राम आप बगल से देख रहे होंगे। इस डायग्राम में क्या किया, हमने एक वृत्तीय कक्षा में सूर्य को लिया और मतलब बीच में सेंटर में सूर्य को लिया और इसकी जो वृत्तीय कक्षा के केपलर के नियम के अनुसार जो त्रिज्या बनेगी वहाँ पर हमने ये पृथ्वी ले ली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शंकु का आकार बन चुका है और यहाँ पर हमको 2 चीज़ें मिल चुकी हैं। एक कोणीय व्यास मिल चुका है, कोणीय व्यास थीटा जे मिल गया है। दूसरा यहाँ पर हमको एक त्रिज्या ही मिल चुकी है, ओके, एक्स इक्वल यहाँ पर हम निकालेंगे जो कि इनने पूछा है, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जैसी वैल्यू रखेंगे तो कोणीय व्यास इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 32 दिया है। अभी अपन ने सीखा था कि जैसे मान लो किसी भी अंश को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो अगर मैंने क्या किसी का था अभी कि अगर सिंगल लगा है तो 60 का भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे 3.14/180 का, तो इस तरह से बन जाएगा रेडियन। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन बन जाएगा। इसके बाद हम जो सूर्य की दूरी है, जो दूरी है सूर्य की पृथ्वी से, उस दूरी का हम d का वैल्यू रखेंगे जो दिया है 1.5 10⁻11 मीटर। यहाँ से हम आगे बात करेंगे थीटा की, ये थीटा, ठीक है, ये हमारा कोणीय व्यास
के रूप में लिया हमने। तो थीटा इक्वल क्या रखेंगे, एक्स अपॉन डी, एक्स अपॉन डी। और हमें निकालना क्या है, हमें एक्स चाहिए, सूर्य का व्यास, ये कोणीय व्यास है, सूर्य का व्यास चाहिए हमें। ओके, तो सूर्य का व्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा का डी में। जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.3 इंटू 10 की पावर -3 और 1.5 इंटू 10 की पावर 11। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्लियर है, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला हमने टॉपिक लिया है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में जो मोस्टली सूत्र होते हैं वो गुणनफल जेड में होता है अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। इसी प्रकार से भागफल में भी इसी प्रकार बनता है। अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट यानी कि पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, स्मॉल जी का प्रायोगिक मान 10.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ओके, तो यहाँ पर हमें स्मॉल जी के प्रायोगिक मान 10.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए जो वास्तविक मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसकी परिमाण की यथार्थता ज्ञात करना है। तो परिमाण की यथार्थता ज्ञात करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। ध्यान रहे ये वास्तविक मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मापा गया मान कितना है 10.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, यथार्थता इक्वल होता है वास्तविक मान माइनस मापा गया मान और अपॉन होता है ऑल अपॉन वास्तविक मान और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो इस तरह से यहाँ पर जो सूत्र है वो क्लियर होता है। यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपको दिख रहा है कि वास्तविक वैल्यू जो है वो 9.8 है और मापा गया मान 10.35 है और अपॉन में 9.8 टू 10 की पावर इंटू मल्टीप्लाई टू 100%। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम 9.8 से 10 की पावर 10 अपॉन 10.35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आएगी, हालांकि उसका माइनस रखते नहीं है क्योंकि मॉडल चलता है। तो यहाँ पर 0.55 आ जाएगा। 0.55 अपॉन में 9.8 तो है ही और मल्टीप्लाई टू 100%। इस तरह से यहाँ पर ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 55 हो जाएगा। इसका पॉइंट गायब करेंगे तो ऊपर 550 अपॉन 98। ओके, इस तरह से ये हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे इसका तो 5.6% आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मेन सूत्र है इस सवाल के लिए। हम अगला देखते हैं। एक तार की लंबाई है, वो लंबाई क्या है, वो लंबाई है L1। ओके, जो तार है ना उस तार की लंबाई L1 है
और L1 का वैल्यू क्या है 10.51 प्लस माइनस 0.03 मीटर। और दूसरे तार की लंबाई जो L2 है उसका ही वैल्यू दिया 5.27 प्लस माइनस 0.02 मीटर। ये व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं, यहाँ से पूछ रहे हैं दोनों तारों की कुल लंबाई और उनकी लंबाइयों में अंतर। तो अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। ओके, L1 L2 दिया है तो यहाँ हम जोड़ेंगे, L प्लस L2 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली वैल्यू है वो पहली वैल्यू से पहली वैल्यू ऐड होगी, जुड़ेगी। तो यहाँ आएगा 15.718527 यानी कि 15.78 प्लस माइनस। ओके, यहाँ पर 3 से 2 ऐड होगा यानी कि 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब लंबाइयों में अंतर देखें आप। लंबाई में अंतर क्या है? लंबाइयों में अंतर ये है L1 माइनस L2। यहाँ L1 की वैल्यू रखेंगे, दोबारा में L2 की वैल्यू रखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जैसी इनकी वैल्यू रखी, यहाँ पे एक नियम होता है कि पहली वैल्यू से पहली वैल्यू घटेगी, बट जो सेकंड वैल्यू होती है प्लस माइनस के बाद दोनों में, वो ऐड होती है हमेशा। यही थोड़ा इसका स्पेशल है ना तो फिर ये अन्य की तरह हो जाएगा, यही इसमें स्पेशल रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 10.51 में से माइनस 5.21 रख दिया, 27 रख दिया, और यहाँ पर प्लस माइनस करके इनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 10 में से 5 माइनस होगा तो 5.24 और प्लस माइनस 0.05 मीटर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम थर्ड क्या है अपनी। ओके, एक स्थान पर स्मॉल g का मान 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा एक विद्यार्थी इसकी माप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्यक्त करता है, यानी कि 0.2 का डिफरेंस है। तो माप की यथार्थता क्या होगी? तो माप की यथार्थता के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं जो पहले लगा चुके हैं, वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान इंटू 100%। ओके, यहाँ वास्तविक मान क्या है? यहाँ वास्तविक मान 9.8 और प्रायोगिक मान 10, अपन वही आएगा 9.8 इक्वल 0.2 अपॉन 9.8 मल्टीप्लाई 100। इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ये बनेगा कि अपन जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटेंगे तो 2 से 98 कटेगा तो 49 आएगा, और 49 का हम 49 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.04% आ जाएगा आंसर आपका। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। किसी घनाकार ठोस की एक भुजा नापने में 5% त्रुटि होती है, इसका आयतन नापने में कितने परसेंट त्रुटि होगी? तो आयतन में जो त्रुटि है उसके लिए इक्वल होगा 3 इंटू एक भुजा में त्रुटि। अब यहाँ पर 3 जैसा तैसा रहेगा, और एक भुजा में त्रुटि के लिए यहाँ पर 5% आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है ये भुजा में त्रुटि 5%। ओके,
अब आयतन में त्रुटि के लिए ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि इस सूत्र के अनुसार जैसे ए क्यू बनेगा तो ए क्यू के लिए 3 आगे आएगा और ए आम बचेगा केवल आगे, इसलिए इस टाइप से सूत्र बनता है इसका। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 15%। प्रॉब्लम नंबर 5 करते हैं सॉल्व। एक चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर नापने में 5% तथा धारा नापने में 2% की त्रुटि होती है। बताइए कि प्रतिरोध की गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? डेल आर अपॉन आर इक्वल डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई इक्वल 5% प्लस 2% इक्वल 7%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरी इजी है। सूत्र जो होता है ना, वो सूत्र आप जानते ही हो, सूत्र ए होता है इसका, चूंकि v बराबर आई इंटू आर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? आर इक्वल v अपॉन आई, ओके। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा ए, डेल आर अपॉन आर इक्वल डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई, ओके। तो इस तरह से आपका आंसर होगा 7%। प्रॉब्लम नंबर 6 है। एक लोलक के एक प्रयोग में लोलक की लंबाई L मापने में 0.1% की त्रुटि तथा आवर्तकाल T मापने में 2% की त्रुटि होती है। इन परीक्षणों से प्राप्त स्मॉल g इक्वल 4π² L अपॉन T स्क्वायर के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो देखिए बंधु, मैंने आपको सिखाया था पहले क्वेश्चन में हम इसमें फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो ये जी रहा, जी का हो जाएगा डेल जी अपॉन जी, 4 आपका कांस्टेंट है, इसको हटा दो, पाई भी हटा दो इसको, डेल एल अपॉन डेल हो जाएगा एल हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, जिसमें मैंने अभी सिखाया था आपको कि ए क्यू के लिए क्या होगा 3 इंटू डेल ए अपॉन ए, यानी कि ए भुजा वाला खुद बनाया था हिंदी में अपन ने भी इसके पहले। ऐसे यहाँ पर टी स्क्वायर का प्लस करके टी स्क्वायर का 2 आगे जाएगा और डेल टी अपॉन टी हो जाएगा। इस सूत्र बनाने का तरीका है, यदि आप इसे सीखते हैं तो आगे सूत्र जो आने वाले उनको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कीजिए। जैसे ही आपने वैल्यू पुटअप किया तो डेल एल का क्या दिया है 0.1% इंटू आवर्तकाल का क्या दिया 2% दिया है, और 2 पहले से यहाँ पे हैं, मल्टीप्लाई मार दीजिए फटाफट 4 कर दीजिए और 4 को 0.1 में ऐड करिए, 0.1 में ऐड करिए तो 4.1% आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। वेरी इजी। देखिए भाई, नीट फिजिक्स में ज़्यादा उलझन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जितना जल्दी और जितना आसान तरीके से सॉल्व होता है, यही नीट फिजिक्स की पहली पहचान है। अगर व्यक्ति सामने वाला ज़्यादा समय लगा रहा है तो समझिए कि वो अपना टाइम पास कर रहा है आपको पढ़ाने में, ना कि आप पास होने वाले हैं, ओके। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक भौतिक राशि x 4 मापने योग्य राशियों
राशियाँ ए बी सी और डी से इस प्रकार संबंधित हैं। सो देखिए आप, एक्स इक्वल ए स्क्वायर बी क्यू सी की पावर 5/2 डी की पावर -2। यहाँ पर ए बी सी डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2% और फिर से 2% एवं 4% है। राशि x में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, है ना। तो इसमें आप देखें, ए पर ऑप्शन दिया है 15%, 17%, 21% और 23%। तो इस तरह से एक्स इक्वल दिया है ए स्क्वायर बी क्यू सी की पावर 5/2 डी की पावर -2। ये आपका मतलब संबंध दिया है। अब इससे हम जो परसेंट त्रुटि है ना, परसेंट एरर है, वो परसेंट एरर के लिए सूत्र कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको इसके पहले कि यहाँ के लिए सीधा सिंपल है, एक्स से बन जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई टू 100% में है ना, इसलिए। और ए स्क्वायर के लिए क्या बन जाएगा 2 डेल ए अपॉन ए प्लस बी क्यू के लिए 3 डेल बी अपॉन बी, और इसी प्रकार से सी की पावर 5/2 के लिए 5/2 डेल सी अपॉन डी सी। सीधे सिंपल है, पावर को आगे लिख दो मल्टीप्लाई करके, प्लस 2 इंटू डेल डी अपॉन डी। मैंने कहा था ना कि इसमें माइनस को इग्नोर करते हैं एरर में, तो आप प्लस ही लें और होल मल्टीप्लाई टू 100। ओके, अब यहाँ पर डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें आप, टू इंटू डेल ए अपॉन ए का कितना आएगा, पहले से दिया है, देखें सवाल में, ए का 1%, तो इसका मान रख देंगे 1%, इसका मान रख देंगे 2%, इसका मान रख देंगे 2% और इसका मान रख देंगे 4%, जो कि दिया है, देखें आप ध्यान से। और सभी का मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, 1% बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 2% बन जाएगा, यहाँ 6% बन जाएगा, यहाँ 5% बन जाएगा और 2 चौको 8, यानी कि यहाँ 8% बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 21% बन जाएगा, और जो कि हमारा आंसर है। ओके, जो कि हमारा आंसर है। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। क्या दिया है यहाँ पर, जो इस बार सवाल दिया है वो एरर दिया है इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक से रेजिस्टेंस के लिए R1 इक्वल 300 ± 3 ओम तथा R2 इक्वल 500 ± 4 ओम की प्रतिरोधक क्षमता वाले दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोधक क्या होगा। तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोधक जो है वो ऐसे निकलेगा आपका कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसके लिए सूत्र आप जानते ही हैं, R1 + R2। यहाँ R1 और R2 की कुछ नहीं है, आप वैल्यू रख दीजिए जो आपको सवाल में दी है, उस वैल्यू के आप पुटअप कर दीजिए। जैसे पुटअप करेंगे तो हमने क्या सिखाया था इसके पहले आपको कि यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होती हैं, जो पहली वैल्यू होती हैं, उनको क्या करते हैं हम आपस में ऐड करते हैं, और छोटी वाली को छोटी से ऐड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ 300 और 500 को हम ऐड कर देंगे आपस में, सो बन जाएगा 800, और +3 को +-4 से ऐड करेंगे, सो बन जाएगा 7। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके।
कुछ नहीं है इसमें, बहुत बहुत सिंपल है, वेरी इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, द्रव्यमान तथा चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% एवं 3% है। द्रव्यमान तथा चाल को मापकर प्राप्त हुई गतिज ऊर्जा के आकलन में त्रुटि होगी। अब क्या त्रुटि होगी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 8%, 2%, 12% और 10%। ओके, तो यहाँ पर के ई इक्वल हो जाएगा आपका, क्योंकि इनने गतिज ऊर्जा की बात की है 1/2 mv²। तो इसके पहले हम कर चुके, वो पहले दोबारा फिर वही करेंगे, सूत्र बनाएंगे इसके अनुसार, डेल ई अपॉन ए डेल मतलब के ई को अपन डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, डेल के अपॉन के, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का इक्वल करेंगे 1/2, तो आपको पता है कांस्टेंट है, ये तो रिमूव हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम बन जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा +2 डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100। और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगर चाहें तो, सिंपल फॉर्मेट में, डेल के अपॉन के इक्वल डेल एम अपॉन एम +2 डेल वी अपॉन वी। ओके, यहाँ पर ही डायरेक्ट वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल एम अपॉन एम इंटू 100 की जगह हमने वैल्यू पुटअप की इसकी 2%, और इसका वैल्यू पुटअप किया 3%, और 2 अपनी जगह पर रहेगा। इस तरह से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 बन जाएगा, 82 रहेगा, और इस तरह से सभी को ऐड करेंगे 2 और 6 को, तो बन जाएगा 8%। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10, किसी थर्मामीटर द्वारा मापे गए 2 पिंडों के ताप T1 इक्वल कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस ±0.5 डिग्री सेल्सियस, तथा T2 इक्वल है 50 डिग्री सेल्सियस ±0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो तापांतर और इसमें त्रुटि क्या निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 पिंडों के तापांतर की। तो 2 पिंडों के तापांतर की बात करेंगे, T इक्वल हो जाएगा T2 - T1, और T इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने T2 - T1 किया, और वो कैसे किया आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू ली है 50-20 को, और तापांतर में त्रुटि निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने अलग अलग पूछा है। इन्होंने, आप बात समझिए, इन्होंने जो पूछा है वो पहले पूछा है तापांतर, फिर पूछा है त्रुटि। तो देखो भाई, ताप जे हैं, दिख रहा है आपको, और दोनों में त्रुटियां ए हैं, तो इन तापों का अंतर तापांतर जे हो गया, और इन दोनों में त्रुटियों का अंतर ए हो गया। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा इस परसेंट एरर में या इस त्रुटियों वाले सवालों में फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो माइनस होती है या प्लस होती है। बाकी की जो सेकंड त्रुटि वाली वैल्यू वो हमेशा प्लस ही होती है, माइनस कभी नहीं होती है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको ऐड किया तो क्या बन गया, 1 डिग्री। और इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? तापांतर 23 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया आपका? 30। ओके, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो 11 नंबर पर है। किसी वर्गाकार प्लेट पर दाब, प्लेट पर बल और प्लेट की भुजा की लंबाई मापकर मापा जाता है। यदि बल तथा लंबाई के मापन में अधिकतम त्रुटि क्रमशः कितनी है? 4% और 2%, तो दाब के मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी? तो यहाँ पर सीधा आपका फॉर्मूला है दाब इक्वल बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि F/A। अब यहाँ पर ए तो दिया नहीं है लेकिन भुजा दी है, इसलिए हम क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, लंबाई के वर्ग में कन्वर्ट कर देंगे। तो दाब मापन में अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल P/P इक्वल डेल F प्लस 2 डेल L/L। मैंने अभी कहा था पिछले सवाल में कि यहाँ पर आप ए ना लिखें तो भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? ठीक, इस प्रकार से आप देखिए। जैसे आपका सूत्र क्या है? सूत्र है आपका F/A। हमने इसे कन्वर्ट किस में किया? F/L² में। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? डेल P/P इक्वल डेल F/F, ठीक है, और टू डेल L/L। इसमें वैल्यू डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे वैल्यू पुटअप की है ना, तो इसका तो बल का तो दिया है 4% और लंबाई का दिया है 2% और मल्टीप्लाई 2 है ना। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके 4% बन जाएगा और इससे ऐड होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 8%, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12। किसी वस्तु के पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व पहले वायु में फिर पानी में तौलकर मापा गया। यदि वायु में भार 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन है और पानी में भार 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन है, तो आपेक्षिक घनत्व अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के साथ होगा। यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें पानी में भार की कमी निकालना होगी, क्योंकि उन्हें अलग अलग दिए हैं। तो पानी में भार की कमी कैसे निकलेगी? यहाँ पर आपको वैल्यू दी है कि वायु में भार इतना है और पानी में भार इतना है, तो कमी कैसे आएगी? बड़ी मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू घटा देंगे और त्रुटि में है त्रुटि घटा देंगे। त्रुटि घटाएंगे तो वो तो पता ही है आपको, तो ऐड होती है हमेशा। तो इस तरह से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1.00 प्लस माइनस, ये त्रुटि तो हमेशा ऐड होती हैं तो ऐड हो जाएगी, ए वाली रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो 0.1 हो जाएगा ये, 0.05 प्लस 0.05 का ऐड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वायु में भार बटे पानी में भार, पानी में भार में कमी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से आप देख सकते हैं वायु में भार जो है ना वो हमारे लिए दिया है
5.00 प्लस माइनस 0.05 अपॉन जो हमने कमी निकाली है 1.00 प्लस माइनस 0.1। ओके, तो यहाँ पर अधिकतम संभव त्रुटि साथ आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? अधिकतम संभव त्रुटि के साथ आपेक्षिक घनत्व है वो आपका, मैं बताया अभी, जैसे बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जुड़ती घटती है, उसी प्रकार से बड़ी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का ही भाग लगेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले इसका भाग लगा देंगे, पर प्लस माइनस पर अंदर ले जाके क्या करेंगे कि पहले देखिए, आप देख सकते हैं कि जो त्रुटि है ना, त्रुटि इसमें इसके लिए ए त्रुटि है और इसके लिए ए त्रुटि है, तो इस त्रुटि में इसका भाग लगाएंगे और इस त्रुटि में इसका भाग लगाएंगे। आप कहोगे कैसे आ गया? ऐसे आ गया, इस त्रुटि में इसका भाग लगाएंगे, इस त्रुटि में इसका भाग लगाएंगे इसकी मेन वैल्यू का, तो इस तरह से ही बन जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 प्लस माइनस यहाँ पर बनेगा 11। कितना बनेगा? 11। अब 11 कैसे बनेगा अभी देखिए आप, देखिए इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। क्या दिया है इनने? 0.05 अपॉन 5 प्लस 0.1 अपॉन 1.0। ओके, तो इसका वैल्यू इनने 11 दिया है। अब 11 कैसे आएगा देखिए, मैं निकालता हूँ। यहाँ पर 0.05 अपॉन 5 हो गया प्लस 1 अपॉन 1 हो गया, सॉरी 0.1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर जो 100% दिया था ना, मल्टीप्लाई में 100% दिया था, देखिए आप सवाल में ये दिया है मल्टीप्लाई टू 100, तो यहाँ पूरा मल्टीप्लाई टू 100 करेंगे दोनों में, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 100 करने से अपना अंदर आएगा 5 हो जाएगा कुल मिला के, और यहाँ पर 0.1 तो आगे आएगा ही आएगा, और 0 और 1 0 रह जाएगा इससे, तो अपन 1 हो जाएगा। 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। इस तरह से यहाँ आ जाएगा 11%। यहाँ हम 100% लगा सकते हैं। ओके, ऐसे अब आया समझ कि 11% कैसे आए, इसको सॉल्व करना होता है। ओके, नेक्स्ट 13 प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस के लिए। प्रतिरोध R इक्वल V अपॉन I होता है, जहाँ पर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा यहाँ पर छूट गया है, जहाँ V इक्वल होना चाहिए, V इक्वल 100 प्लस माइनस वोल्ट तथा I इक्वल 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर हो, तो R में त्रुटि क्या होगी? तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला लग रहा है R इक्वल V अपॉन I। ओके, तो इसको लगाते समय ध्यान रहे
कि इसके पहले हमने सूत्र लगाया था उसी प्रकार से लगाना है। डेल आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल डेल वी अपॉन डी इंटू 100 प्लस माइनस डेल आई अपॉन आई इंटू 100। ओके तो यहाँ पर भी का जो वैल्यू है वो 5% दिया है। कितना दिया है? 5%। ओके डेल वी का दिया है 5 और वी का दिया है 100 प्लस, देखो इसका मतलब तो केवल परसेंट होता है 100 का परसेंट अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग दी हैं तो। और डेल आई की यानी कि डेल आई का वैल्यू कितना दिया है? 0.2% और आई का वैल्यू 10। ओके तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपका 5% है और 0.2% है, ये दोनों आगे कैसे होंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा प्लस यहाँ 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से 0.22 हो जाएगा। और जब दोनों ऐड करेंगे 5 + 2 को तो आंसर आ जाएगा आपका 7%। या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़े आसानी से। ओके आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा देखें, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप उसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 आपका है, किसी प्रयोग में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना दिया है? 2.63 सेकंड, उसके बाद 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड और 2.80 सेकंड मापा गया है। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो निरपेक्ष त्रुटि है उसके लिए पहले हम माध्य मान निकालेंगे। माध्य मान कैसे निकालेंगे? जितने भी आवर्तकाल हमने ज्ञात किए उन सभी को जोड़ के उसकी संख्या का भाग लगा देंगे। यानी कि 5 आवर्तकाल है तो 5 का भाग लगा देंगे सभी के में योग यानी कि ऐड में। तो यहाँ पर 13.120 प्राप्त हुआ, इसको मैंने ऐड किया तो 5 का इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2.62 सेकंड आ गया। ये आपका माध्य मान आ गया। अब माध्य मान निकालने से फायदा क्या होगा? जो आपका 2.62 माध्य मान आया है ना, इसके द्वारा हम सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। त्रुटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं? त्रुटि ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लो आपका 2.63 है, आपका मध्यमान 2.62 है, तो पहला 2.63 है तो इसमें से 2.62 को माइनस कर देंगे। दूसरा आपका 2.56 थोड़ा छोटा है इसलिए हम इसी में ऐसे इसको माइनस करेंगे और इस तरह सभी को आपस में माइनस कर देंगे। छोटा है, जो इससे छोटा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे और जो इससे बड़ा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सभी के वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि डेल T1 जब त्रुटि आ रही हैं, डेल T1, डेल T2, डेल T3, डेल T4, डेल T5, इस तरह से 0.01, 0.06, 0.020, 0.09, 0.18। ओके तो यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो है ना वो डेल T इक्वल आ जाएगा डेल T1 सूत्र लगा देंगे प्लस डेल T2, ओके, डेल T3, डेल T4, डेल T5 और होल अपॉन 5। यहाँ पर ये सभी वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ से और यहाँ पर इनको ऐड करके फिर से जैसे ऊपर माध्य मान निकालने के लिए 5 का भाग लगाया था, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे
तो यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो 0.54 आएगा, और 0.54 में 5 का 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 0.108, 0.1, जो कि नियर ऑफ किसके है, 0.11 के, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सवाल में आंसर दिया था 0.11 सेकेंड। ओके, प्रॉब्लम नंबर 15 है, एक बेलन की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर अल्पतमांक की मीटर क्षण से मापी जाती है। इसका व्यास कितना है, 0.01 सेंटीमीटर अल्पतमांक के वर्नियर कैलिपर्स से मापा जाता है। तो यदि बेलन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसके आयतन की गणना करना है। आंसर दिए हैं 1%, 2%, 3%, 4%। तो यहाँ पर सीधा फंडा है, बेलन का आयतन का सूत्र लगाइए पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पाई कांस्टेंट है, इसलिए डेल वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल आर स्क्वायर का 2 इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल एल अपॉन डेल इंटू 100, 2 इंटू डेल आर अपॉन आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रुटि क्या है आर के लिए, यहाँ पर त्रुटि है आर के लिए 0.01 ए दी है। ओके, और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 दिया है। ओके, इंटू 100 प्लस डेल एल के लिए क्या है त्रुटि लंबाई के लिए 0.1, तो ये रहा अपॉन एल। एल के लिए क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू लंबाई यानी कि ये दी है 5, और चूंकि सीएम में इसलिए सीएम की वजह से नहीं, हाँ सीएम में सही है ना, ये 10 जो आया वो पॉइंट हटाने से आया 10, 5 रख देंगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जब 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 0.01 100 मल्टीप्लाई होने से 1 हो जाएगा प्लस, ऐसे यहाँ से हम पॉइंट गायब करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 से एक 0 हट जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त होगी। इस तरह से 1 और 2 अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 3%, 3%। प्रॉब्लम नंबर जो 16 है ना, वो है एक प्रयोग में निम्न परीक्षण दिए जाते हैं, L इक्वल 2.820 मीटर, M इक्वल 3 kg, L इक्वल 0.07 सेंटीमीटर और D इक्वल 0.01 सेंटीमीटर, G इक्वल 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर सूत्र जो दिया है वो बाय इक्वल दिया है 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एल। तो इसके लिए जो उपयोग करते हुए बाय में अधिकतम जो परसेंट एरर है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया है उसके अनुसार खुद बनाएंगे हम, जिस हमने पहले बनाया था इस टाइप से, बाय इक्वल 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल। तो यहाँ 4 और पाई तो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए बाय में अधिकतम संभव त्रुटि का सूत्र क्या होगा, डेल वाई अपॉन वाई इक्वल
इंटू 100 इक्वल एम का हो जाएगा डेल एम अपॉन एम, जी का डेल जी अपॉन जी, प्लस एल का डेल अपॉन एल, प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर का हो जाएगा डेल डी अपॉन डी, प्लस एल का हो जाएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सभी के लिए त्रुटियों का मान नहीं दिया गया है। सभी के लिए कहाँ दिया है, इनकी केवल मेन वैल्यू दी है। तो एम की वैल्यू कितनी है, केजी से बनाएंगे इस ग्राम में, ओके, तो 300, और यहाँ पर जी की वैल्यू 9.81 दी है, और एल की वैल्यू दी है 2.82 इंटू 2 इंटू यहाँ पर जो डी की वैल्यू दी है वो इस सवाल में कहीं मिस्टेक है, ये वैल्यू मैंने सेटअप कर दी है, कहीं कोई वैल्यू प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 है, ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल आई स्क्वायर आर टी है, जहाँ पर I धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है। यदि I, R और T के मापन में त्रुटियाँ बताई गई हैं, क्रमशः 3%, 4% और 6% हैं। तो यहाँ पर H के मापन त्रुटि क्या होगी, तो यहाँ पर सीधा फंडा है, बताया था हमने कि हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, और सूत्र क्या होगा, H का हो जाएगा डेल एच अपॉन एच इक्वल आई स्क्वायर का 2 इंटू डेल आई अपॉन आई, प्लस आर का डेल आर अपॉन आर, और प्लस टी का डेल टी अपॉन टी, और परसेंट लगाने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से यहाँ 2 डेल आई अपॉन आई का वैल्यू ने दिया है 3%, डेल आर अपॉन आर का दिया है 4%, और डेल टी अपॉन टी का दिया है 6%। इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 4 10, 6 16%। ओके, ये आपका आंसर होगा 16%। प्रॉब्लम नंबर 18 है, किसी वस्तु के वेग के मापन में जो धनात्मक त्रुटि है वो 50% है, तो गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि होगी। गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि क्या होगी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 25%, 50%, 100% और 125%। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो के इक्वल होती है 1/2 mv², और 1/2 में क्या आप देख सकते हैं कि 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए डेल ई अपॉन ई इक्वल इंटू 100 इक्वल डेल एम का हो जाएगा डेल एम अपॉन एम, और वी स्क्वायर का हो जाएगा 2 डेल वी अपॉन वी, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वैल्यू नहीं दी है आपकी, एम की वैल्यू नहीं दी है, केवल वेग के मापन में त्रुटि दी है धनात्मक रूप में 50%। तो यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसे शून्य मानना पड़ेगा,
ओके, द्रव्यमान शून्य मानेंगे। तो 0 + 2 × डेल वी का अपॉन डेल वी अपॉन डी की डेल वी का डेल वी अपॉन वी का 50% रख देंगे, 50 वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से 100 बन जाएगा, 100% आ जाएगा। ये तो 100% के लिए होता है, यहाँ पे वैल्यू 100% बन जाएगी और हमारा आंसर 100% हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये जो परसेंट एरर ख़त्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सार्थक अंक का टॉपिक लेते हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है 0.05040 में कितने सार्थक अंक हैं। तो ध्यान रहे, सार्थक अंकों के लिए एक नियम होता है कि बाईं ओर के कितने भी जीरो हों हम उन्हें सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, लेकिन दाईं ओर के सभी जीरो हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर बाईं ओर के 2 जीरो हम नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो सार्थक अंक हैं वो कितने होंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। या आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। ओके, इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखें आप। प्रॉब्लम नंबर 2 में किसी क्षण की लंबाई 12.5 mm तथा पतले तार का जो व्यास है वो 0.04 mm है। कौन सी माप अधिक शुद्ध है? तो यहाँ पर एक नियम होता है कि न्यूनतम सार्थक अंक जो होता है उसमें अधिकतम अंक होना चाहिए। अब इसमें न्यूनतम सार्थक अंक केवल एक ही है, 4, और इसमें 12.5 में सार्थक अंक 3 है। इसलिए अधिकतम शुद्ध माप जो है ना वो 12.5 होगी। प्रॉब्लम नंबर 3 है 3000 ग्राम, 3.00 किलोग्राम तथा 3 × 10⁻³ ग्राम। ये देखो, आप देख सकते हैं तीनों एक ही मान है लेकिन अलग अलग मात्रक में। तो यहाँ पर सार्थक अंक सबसे अधिक 3000 ग्राम में है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध होगा सबसे अधिक 3000 ग्राम, क्योंकि 4 सार्थक अंक है इसमें। बाकी के में इसमें 3 है, इसमें एक ही है क्योंकि इसको तो लेते नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 4 है अपना, एक वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5.24, 2.001 और 15.3 मीटर है। वस्तु का आयतन इनने बोला है कि 1.604241 मीटर क्यूब है। तो उचित सार्थक अंक ज्ञात करो। तो देखिए, उचित सार्थक अंक अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा सार्थक अंक तो इसमें आयतनीय में है ना। अब इसमें हमको आयतन में ऐसे एक क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर कर दें हम। यहाँ पर थोड़ा ये लिखना पड़ेगा हमको, मीटर क्यूब है तो या तब आयतन में, ऐसे करेंगे आयतन में। थोड़ा और क्लियर हो गया है। तो माप तो दी हैं
लेकिन आयतन में आप उचित सार्थक अंक ज्ञात कीजिए, ये सवाल बन गया। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये तीन जो मान दिए हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के, इनमें ये देखना है कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम सार्थक अंक किसमें है। तो आप देख सकते सबसे न्यूनतम सार्थक अंक 15.3 में है, 3 है, इसमें है। तो हमको 3 के हिसाब से ही इसमें 3 सार्थक अंक तक वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, वैल्यू क्या हो जाएगी 1.60 इसकी उचित वैल्यू सार्थक अंक में। और न्यूनतम सार्थक अंक लिखा भी मैंने क्योंकि 3 है इसलिए ऐसा किया गया है। ओके, प्रश्न नंबर 5 है, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा क्षण की लंबाई के निम्नांकित 4 पार्ट किए जाते हैं। 3.45 सेंटीमीटर, 3.46, 3.44 एंड 3.47 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्षण की औसत लंबाई कितनी है? 3.455 सेंटीमीटर है। तो क्षण की औसत लंबाई की उचित सार्थक अंक तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर फिर से वही जो करके आया वो नियम है कि हमें ये देखना है कि सबसे कम सार्थक अंक किस में है। अब सबसे कम सार्थक अंक तो सभी में है, 3 ही है, इसलिए इसकी 3 वैल्यू तक लेंगे। तो इसकी जो सार्थक अंक के अनुसार जो न्यूनतम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 3.45। ओके, राइट। और 3.45 के हिसाब से इसका जो सार्थक अंक होगा वो केवल 3 ही होंगे। प्रश्न नंबर 6 है, घन की प्रत्येक भुजा का मापन 7.203 मीटर है, तो घन का आयतन उचित सार्थक अंक तक होगा 373.714, 373.71, 373.7 और 373 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो घन का आयतन है वो ए क्यू होगा, और ए क्यू के अनुसार यहाँ पर 7.203 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 373.715 मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हमें जो सार्थक अंक ज्ञात करना है वो सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे? वो सार्थक अंक हम ज्ञात करेंगे भुजा के न्यूनतम सार्थक अंक के अनुसार। भुजा में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो इसकी वैल्यू भी कहाँ तक सही रहेगी? 7 तक, 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक तक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 373.7 राइट मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि इसकी भुजा के मापन में 4 सार्थक अंक हैं इसलिए। अगली जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो क्या है? 0.007 मीटर क्यूब के सार्थक अंक हैं, क्या है? 1 2 3 4। ओके, अब इसमें जो सार्थक अंक हैं वो है एक ही है। क्यों है? क्योंकि नियम ये होता है कि बताया था मैंने कि बाईं ओर के कोई भी 0 सार्थक अंक में नहीं लिए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। प्रॉब्लम नंबर 8 है, किसी गुटके की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 125.5,
5 और 0.32 सेंटीमीटर हैं। निम्न में से कौन अधिक शुद्ध है? इनने केवल ये पूछा है कि अधिक शुद्ध कौन है। तो अधिक शुद्ध की बात करें तो यहाँ अधिक जो शुद्ध है वो अधिकतम सार्थक अंक के लिए होता है। तो अधिकतम सार्थक अंक के लिए कौन सा है? 125.5 इनकी लंबाई। तो लंबाई इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 है, एक बक्से का द्रव्यमान 2.3 kg, दो संगमरमर के द्रव्यमान 2.15 ग्राम तथा 12.39 ग्राम इसमें जोड़ना है। बक्से का कुल द्रव्यमान सार्थक अंकों में होगा। क्या होगा? अब कुल द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो कुल द्रव्यमान में 2.3 प्लस 0.0015 प्लस 0.0239 इन सबको हम ऐड कर देंगे। हम जैसे ही इनको ऐड करेंगे ना तो 2.31454 kg प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें बक्से के कुल द्रव्यमान की सार्थक अंकों की, तो जो बक्से का कुल द्रव्यमान का जो सार्थक अंक होगा, सार्थक अंकों में क्या होगा? वो होगा न्यूनतम के हिसाब से। न्यूनतम माने जो टुकड़ों का द्रव्यमान दिया है उन टुकड़ों के द्रव्यमान में न्यूनतम सार्थक अंक इसमें है 2.15 में 3 है इसमें, इसलिए इसकी वैल्यू हम 3 तक लेंगे। तो 2.31 3 अंक तक ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसमें न्यूनतम सार्थक अंक 3 भी हो जाएंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 10, एक आयताकार चादर की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.203 सेंटीमीटर है। आयताकार चादर की फलक का क्षेत्रफल सही सार्थक अंकों तक होगा। आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर 1.5 इंटू 1.5 इंटू लंबाई गुणा चलो हो जाएगा। यहाँ चौड़ाई क्या है? 1.203 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8045 हो जाएगा। अब सार्थक अंकों की बात करें, सार्थक अंकों में न्यूनतम सार्थक अंक तो 1.5 में है, इसलिए इसकी वैल्यू 1.8 तक जाएगी सार्थक अंक के अनुसार। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11, किसी घन की प्रत्येक भुजा 5.42 सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ और घन का आयतन दोनों इनने पूछे हैं। तो पहले हम घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है। 6 जो रहेगा a की वैल्यू रखेंगे 5.402 स्क्वायर में करेंगे तो 6 इंटू 29.180181604। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपका आ जाएगा 175.089624। और यहाँ पर उचित सार्थक अंक में निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भुजा की वैल्यू 4 सार्थक अंकों में है, तो 4 सार्थक अंक तो ले लेंगे, यानी कि 1.75 से 0 बन हो जाएगा तो बन हो जाएगा। राइट, ये आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठ। अब इसी प्रकार से घन का आयतन ज्ञात करते हैं। घन का आयतन सूत्र होता है ए क्यू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे 5.402, क्यू लगा देंगे और 3 बार गुणा करने पर हमने ज्ञात किया 157.639024,808। ये लंबी वैल्यू मैं स्वयं गुणा करके प्राप्त करता हूँ, जिससे आपको आसानी हो।
अब यहाँ पर सही सार्थक अंक में इसको कैसे ज्ञात करेंगे? फिर वही कहानी, भुजा में 4 अंक हैं, इसलिए यहाँ पर 6 तक आएगा इसका वैल्यू, 157.6 आएगा। ओके, सार्थक अंक में। और यहाँ पर सार्थक अंक ज्ञात करें तो सार्थक अंक यहाँ पर 3 है, सॉरी 4 है। प्रॉब्लम नंबर 12 की बात करें, प्रॉब्लम नंबर 12 में 9.99 प्लस 0.0099 मीटर का मान सही सार्थक अंकों की संख्या में क्या होगा? तो सही सार्थक अंक में हम ज्ञात करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 909009999 और 99 यहाँ पर जोड़ते रहेंगे, इस तरह से 9.999 आएगा। लेकिन सार्थक अंक में अगर हम ज्ञात करें तो सार्थक अंक में आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू में न्यूनतम सार्थक अंक इसमें है, तो इसके अनुसार आएगा इसका आंसर क्या आएगा, 9.99, 3 सार्थक अंक में। और फिर इसकी हम वैल्यू नियम लगाएंगे कि इसको जब मूव करेंगे तो इसके पहले का जो अंक है वो 1 हो जाएगा और इसकी वजह से 1 बढ़ेगा यहाँ पे 10.00, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 10.00 होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 है, गुणनफल 3.124 इंटू 4.576 का मान 3 सार्थक अंकों में होगा। तो 3 सार्थक अंक पूछा है इनने, तो क्या होगा? पहले तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 14.295324, 3 सार्थक अंक ने पूछा है तो 14.2 लिख देंगे हम। अब 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 के पहले 9 है, इसलिए 3 बना देंगे इसको। ओके, प्रॉब्लम नंबर 14, (11.118 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? देखो नियम ये होता है कि यहाँ पर ये जो 10⁻⁻6 है इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ये बचेंगे 2 और 3, यानी ये 5 बचेंगे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। सार्थक अंकों की टॉपिक के लिए ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, यदि प्रतिरोध का मान 10.847845 ओम है तथा धारा का मान 3.23 एम्पियर है, विभवांतर 35.02935 वोल्ट है, तो इसका मान सार्थक अंकों में होगा। अब देखिए जो सार्थक अंकों की बात कर रहे हैं तो मैंने नियम क्या बताया था आपको कि इसका जो सूत्र होता है प्रतिरोध के लिए, वो सूत्र क्या होता है, क्योंकि V बराबर I इंटू आर, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, इससे इनने वैल्यू प्राप्त की है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर V की वैल्यू इस सूत्र से प्राप्त करते हैं और R की वैल्यू इस सूत्र से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इन्हें क्या ज्ञात किया, यहाँ इन्हें V की वैल्यू प्राप्त की है, I और R की वैल्यू रख के प्रतिरोध और धारा का मान रखें, इसलिए ये 35.02935 आया। अब इसमें सार्थक अंक ज्ञात करना है, तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था ना कि जिन राशियों को हम उपयोग में लाते हैं, यहाँ पर विभवांतर को लाने में इन राशियों को उपयोग लाया गया I और R को,
यानी कि आर का मान जे, आई का मान जे। अब इसमें ये देखना है कि सबसे कम किस राशि में सार्थक अंक है, तो इसमें है 3.23, 3, यानी कि इसकी वैल्यू 3 अंक तक लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 35.0। आप सोच रहे होंगे इस बार जीरो को बंद क्यों नहीं किया। नियम ये होता है कि जीरो के बाद 5 से अधिक कोई अंक है तो इसे बंद करते हैं, इस तरह इसका सही आंसर क्या होगा, 35.0 वोल्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, जो आपने मुझे देखने का प्रयास किया है ना, और फेमस लोगों को तो आपने लाइक किया होगा, मुझ जैसे व्यक्ति को एक बार लाइक जरूर करके देखें, जिससे मैं आगे भी आपको मेहनत करके कुछ नया देने का प्रयास करूं। मेरा पहला प्रयास है नीट और JEE के लिए। आगे भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि आपको दिख रही है तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा, और मेरा प्रयास यही है कि लाखों रुपए की जो कोचिंग करते हैं वो ना करके हम जैसे लोग आपको एक उनसे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि ये जो गरीब बच्चे हैं वो लाखों रुपए की राशि की खर्च को देखकर कई बार अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। हम जैसे लोग वो तैयारी करें, यही प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।